क्या हाल चाल स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका साइंस, जिसमें आज हम देखेंगे पहला चैप्टर जो हमारे पास है उसका क्या नाम है। वो हमारे पास है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि इसके बेसिक कंसेप्ट क्या है, फिर इसके आगे देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे पास संक्षारण विकृत गंधिता होती है ये क्या होता है, इससे इनके उपाय क्या होते हैं। उसके बाद फिर हम आगे फिर देखेंगे कि इसमें बेस्ट क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या होते हैं, उनके उदाहरण क्या होते हैं, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो आपको याद रखना है जो हमारे पास दुनिया में जितने भी चेंजेस होते हैं, मतलब जितने भी परिवर्तन होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, कितने टाइप के परिवर्तन होते हैं हमारे पास। तो हमारे पास जो साइंस में जो परिवर्तन होते हैं दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होता है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो हमारे पास दो टाइप का परिवर्तन होता है। ठीक है, जो परिवर्तन होता है हमारे पास दो टाइप का होता है। कौन कौन सा, तो सबसे पहले परिवर्तन हमारे पास दो टाइप का होता है। सबसे पहला जो परिवर्तन होता है उसको हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक, भौतिक परिवर्तन। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, दूसरा हमारे पास होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। अब होता क्या है कि ऐसा परिवर्तन, ठीक, ऐसा परिवर्तन जिसमें अगर कोई भी चीज़ चेंज हो जाए तो उसको हम वापस नहीं ला सकते, उसको हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास दूध है, ठीक है, अब दूध से दही बन गया है तो हम वापस दही से दूध नहीं बना पाएंगे। तो जिसको हम वापस नहीं ला सकते उस परिवर्तन को कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जिसको वापस ला सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कि पानी से जो हमारे पास बर्फ बन गया, ठीक है, तो दोबारा बर्फ से पानी भी बन सकता है। तो जिस परिवर्तन को, जिस चेंज को, जिस बदलाव को हम बदल सकते हैं, वापस ला सकते हैं, वो हमारा भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और जिसको वापस नहीं ला सकते, मतलब कि फल हमारा पक चुका है, मतलब कि जो कच्चा आम होता है वो अगर पक गया तो हम वापस से पके आम को कच्चा नहीं बना सकते। तो फल का जो पकना होता है वो हमारे पास रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो हम इसी को देखेंगे रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे हमारे पास है कि ऐसे परिवर्तन, ठीक है, कैसे परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, नए गुण वाला पदार्थ कब बनेगा, अब मान लीजिए हमारे पास पानी से बर्फ बन गया, ठीक है, तो अगर पानी से बर्फ बन जाता है तो पानी और बर्फ दोनों का गुण एक समान होता है। पानी, ठीक है, पानी का स्वाद और बर्फ का स्वाद दोनों का टेस्ट लगभग लगभग एक जैसा होता है। बट क्या होता है, अगर दूध से दही बन गया तो देखेंगे उसका टेस्ट बदल जाता है, तो जो उसका गुण होता है वो नया हो जाता है। तो वो हमारा रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, मतलब कि जिस परिवर्तन में हमारे पास नए गुण वाले पदार्थ प्राप्त होते हैं, दूध से दही बन गया तो उसका टेस्ट बदल गया, फल हमारा कच्चा था तो खट्टा था, पकने के बाद मीठा हो गया तो उसका भी टेस्ट बदल गया। तो जिसमें नए पदार्थ बनते हैं उसको हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया या फिर केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है कि जिन पदार्थों की अभिक्रिया होती है, ठीक है, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, मतलब जिन जिन चीज़ों को मिलाने पे हमें नया पदार्थ मिलता है, जिनको मिलाते हैं, ठीक है, वो हमारे कहलाते हैं अभिकारक या फिर अभिकर्मक। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं, उनको हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उनको कहेंगे अभिकारक या फिर अभिकर्मक, इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है, अब अभिक्रिया के बाद जो हमारे पास चीज़ें बनती हैं, मतलब कि ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, जिनका निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया में, उसको हम कहेंगे उत्पाद, इंग्लिश में कहते हैं इसको प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट क्या होता है, अभिकारक जो अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, और प्रोडक्ट क्या होता है, जिसका निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया में। ठीक है, चलिए थोड़ा देख लेते हैं इसके उदाहरण, जैसे कि क्या है। तो हमारे पास उदाहरण कुछ है, जैसे कि पहला हमारे पास क्या है, भोजन का पचना। ठीक है, भोजन हम खा लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे ऑटोमेटिक उसमें एंजाइम की मदद से भोजन को तोड़ा जाता है, फिर उसमें से हम एनर्जी हमें हमारे पास ब्लड में घुल जाता है। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं वो हमारे पास केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आती हैं। हम सांस लेते हैं, तो जब भी हमारे पास भोजन से जो ग्लूकोज हमें मिलता है वो सांस लेने के बाद ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, जिससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है जो हम छोड़ते हैं। ठीक है, तो श्वसन हमारे पास क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। तीसरा हमारे पास है लोहे पर जंग लगना। आपने देखा होगा कि लोहे को अगर नमी में रखा जाए, पानी में रखा जाए, तो उसमें लाल कलर की या फिर
गहरे भूरे कलर की, हमारे पास एक परत बन जाती है जिसको हम कहते हैं कि लोहे में जंग लगा है, वो हमारा रासायनिक अभिक्रिया होता है। ठीक है। चौथा, दूध का दही बनना। ठीक है। दही बनना, तो दही बनने में क्या होता है कि उसका जो स्वाद होता है बदल जाता है, दूध का अलग स्वाद होता है, दही का अलग स्वागत होता है। आगे हमारे पास लास्ट है फल का पकना। फल पकने से पहले उसका टेस्ट अलग होता है, महक अलग होती है, बट पकने के बाद नए गुण वाला पदार्थ बन जाता है। ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब चलिए देख लेते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। तो उसके लिए कुछ लक्षण दिए गए हैं, जैसे कि हो सकता है कि अवस्था में परिवर्तन हो जाए। ठीक है। अवस्था में परिवर्तन मीन्स, अगर देखिए ध्यान से देखेंगे, अगर चूने को हम पानी में डाल देते हैं तो उबलने लगता है, तो पहले तो ठोस था, बट रासायनिक अभिक्रिया हुई जल के साथ, वो पिघलकर द्रव में बन गया, तो यहाँ पे अवस्था परिवर्तन हो रहा है। दूसरा हमारे पास क्या है, रंग में परिवर्तन। जो फल पक जाता है उसका कलर चेंज होता है, आपने देखा होगा, तो वो हमारे पास रंग में परिवर्तन का, इससे भी हमारे पास पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ये भी इसका एक लक्षण होता है। तीसरा है तापमान में परिवर्तन। तापमान, खाना बनाते समय देखेंगे आप कि उसका जो टेम्परेचर होता है वो बदल जाता है। ठीक, तो ये तापमान में परिवर्तन का एक हो जाएगा। लास्ट है गैस का उत्सर्जन। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे, जब तक ध्यान दीजिए, जब तक सांस लेंगे तब तक बॉडी गर्म होती है। अगर कोई इंसान मर जाता है तो उसकी जो बॉडी होती है वो तो ठंडी हो जाती है। तो गैस का उत्सर्जन मीन्स कि जब आदमी सांस लेता है तो उसमें वो गैस भी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, छोड़ता है, तो वहाँ पे गैस का उत्सर्जन भी होता है कभी कभी अभिक्रिया में। तो ये चार चीज़ें हैं जिनको आपको याद रखना है कि हो सकता है रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था भी परिवर्तन हो सकता है, कलर भी बदल सकता है, टेम्परेचर भी बदल सकता है और गैस का उत्सर्जन भी हो सकता है। अब चलिए देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, लिखते किस प्रकार से हैं। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए हमारे पे इसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक है। होता क्या है कि मान लेते हैं हमारे पास एक कोई भी लकड़ी है। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि किसी भी चीज़ को जलाने पे जो चीज़ काली हो जाती है उसको क्या, उसमें पाया जाता है कार्बन। ठीक है। तो नमक जो होता है उसमें कार्बन नहीं होता, क्योंकि आप उसको अगर जलाएंगे तो वो काला नहीं होता। ठीक, तो यहाँ पे कार्बन जो है, कार्बन है। अब मान लेते हैं कागज है, कागज में कार्बन है। ठीक है। उसको हमने जलाया, तो कब जलाएंगे, जलाएंगे तो हवा में ऑक्सीजन होता है, तो वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है, प्लस मतलब जोड़ रहा है। ठीक है। और जो चीज़ें बनती हैं उसको हम तीर के बाद लिखते हैं, तो हमने एक एरो मारा है और यहाँ पे लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो इस तरह से हम अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। मान लेते हैं हमें पानी बनाना है, तो जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो हमने लिखा है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, दोनों मिल रहे हैं और बन क्या रहा है, जल। ठीक है। आपको क्या याद रखना है कि जब हम इसको हिंदी में हमने लिखा है इस प्रकार से, जब हम प्लस करके एरो करके इसको दिखाते हैं कि इधर जो है ये दोनों जुड़ रहे हैं, इधर बन रहा है, तो इसको कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करना। इस तरीके से उसको दिखाया जाता है, लिखा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम फॉर्मूले का यूज़ भी करते हैं, तो फॉर्मूले का यूज़ कैसे करेंगे, यहाँ पे कार्बन को हम क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं। ठीक, ऑक्सीजन को क्या लिख सकते हैं, O2 लिख सकते हैं, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन को हम H2 लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, और ये हमारे पास क्या हो जाता है, H2O मतलब पानी। तो इसको हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए जब हम फॉर्मूले का यूज़ करने लगते हैं, फॉर्मूले का, कार्बन का C हो गया, ऑक्सीजन का ये हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, तो जब फार्मूले का यूज़ करते हैं तो इसको हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है। चलिए उसको आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ यहाँ पे हम भूल गए थे, आपको याद रखना है कि जो चीज़ें अभिक्रिया में भाग लेती हैं, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों जुड़ रहे हैं ना, इन दोनों के जुड़ने से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो जो वस्तुएं, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं इनको हम कहेंगे अभिकारक। ठीक है, अभिकारक, ये हमारे अभिकारक है। और जो हमारे पास बनता है प्रोडक्ट उसको कहते हैं उत्पाद। ठीक है। अब इस वाले में क्या होगा, इस वाले में जो हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ये अभिकारक हो जाएंगे, और जो H2 है ये उत्पाद हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास उत्पाद हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा अभिकारक। ठंडी की वजह से थोड़ी राइटिंग गलत गड़बड़ हो सकती है, आपको अच्छी ना लगे, पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं हर जगह पे। ठीक है। तो ये हमारे पास, ये जो हमारे पास H2O बन रहा है ये उत्पाद हो जाएगा, ये दो चीज़ें मिल रही है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो ये हमारी अभिकारक हो जाएंगी। चलिए अब देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो स्टूडेंट, रासायनिक समीकरण को समझने के लिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, हमें क्या बोला है कि रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित की जाती है। ठीक है। किसी भी अभिक्रिया को हम किसके द्वारा निरूपित करते हैं, तो वो हमारा होता है रासायनिक समीकरण। अभिक्रिया को दिखाते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं रासायनिक समीकरण को। ठीक है। आगे क्या लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया में
तत्वों के प्रतीक, जैसे कि हमने कार्बन का C यूज़ किया है, हाइड्रोजन का H यूज़ किया, तो वो हमारा प्रतीक होता है। या फिर अभिकारक और उत्पाद के रासायनिक सूत्र, जैसे कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बना तो CO2 लिखेंगे, जल बना तो H2O लिखेंगे, तो ये इनके सूत्र हैं। और प्रतीक क्या है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब हमारे पास उनके जो अल्फ़ाबेट होते हैं जिससे उसको दिखाते हैं उसको प्रतीक कहते हैं। तो प्रतीक और रासायनिक सूत्र का यूज़ करके जब हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, आगे क्या है इसमें आपको याद रखना है कि रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। भौतिक अवस्था के साथ मतलब कि मान लेते हैं हम हमने H2O लिखा है, तो H2O द्रव होता है, तो हमें क्या करना है, ब्रैकेट में L लिखना पड़ेगा, फल लिक्विड हो जाएगा। तो हमने लिखा है कि ठोस, द्रव, गैस तथा जलीय विलयन। जलीय विलयन मतलब किसी चीज़ को पानी में घोला गया है तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जलीय विलयन को क्रमशः ठोस के लिए हम ब्रैकेट में छोटा एस लिखेंगे, द्रव के लिए हम ब्रैकेट में L लिखेंगे लिक्विड, गैस के लिए ब्रैकेट में G लिखेंगे, G फॉर गैस, और जलीय विलयन के लिए ब्रैकेट में A क्यों लिखते हैं। A क्यों मतलब कि एक्वस होता है। ठीक है, एक्वस मतलब जलीय, इससे हम प्रदर्शित करते हैं। आगे क्या लिखा है, अगर मान लेते हैं हमारे पास जो अभिक्रिया हो रही है उसमें कुछ परिस्थितियाँ मीन्स कि उसमें हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ रहा है, टेम्परेचर लग रहा है, प्रेशर लगाना पड़ रहा है। उत्प्रेरक क्या होता है कि उत्प्रेरक मीन्स कि ऐसा पदार्थ जिसका हम यूज़ कर रहे हैं किसी भी अभिक्रिया को कराने के लिए, बट क्या होता है कि उसका बस अभिक्रिया कराने के लिए यूज़ करेंगे, उससे उत्पाद नहीं बनेगा। जैसे कि मान लेते हैं दो इंसान लड़ रहे हैं। ठीक है, तो तीसरा इंसान आके या तो ये कह सकता है कि झगड़े को शांत करा सकता है या फिर झगड़े को और बढ़ा सकता है। तो किसी भी अभिक्रिया की दर को बढ़ाने या फिर घटाने का जो काम होता है वो उत्प्रेरक का होता है। ठीक है, तो उत्प्रेरक का यूज़ करके किसी अभिक्रिया को तेजी से भी करा सकते हैं और किसी अभिक्रिया को स्लो भी कर सकते हैं। तो अगर हम इन सब का यूज़ कर रहे हैं तो उसको हमें तीर के ऊपर या फिर नीचे दिखाना होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया है कि आपने प्रकाश संश्लेषण पढ़ा होगा, तो उसका हमने फॉर्मूला ले लिया। ठीक है, उसका रासायनिक समीकरण, तो यहाँ पे CO2 प्लस H2O, एरो है, एरो के ऊपर देखिए क्लोरोफिल लगा है, नीचे सूर्य का प्रकाश। क्योंकि जब भी हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया जो हो रही है हमारे पास प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में, उसमें पत्तियों में जो हरा कलर होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है, तो उसका यूज़ करना पड़ेगा। और सनलाइट की ज़रूरत होती है जिसको हमने एरो के ऊपर लिख दिया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर टेम्परेचर जितना भी होगा टेम्परेचर आपको लिखना पड़ेगा, दाब होगा, प्रेशर होगा, उसको लिखना पड़ेगा, उत्प्रेरक होगा, कैटेलिस्ट होगा उत्प्रेरक, तो उसको भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों को मिलने से क्या हमें मिल रहा है, 6C6H12O6 ग्लूकोज और प्लस में ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हमारे ये जो दोनों मिल है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है अभिकारक, अभिकारक या फिर अभिकर्मक। और जो हमारे पास ये मिल रहा है इसको हम कहेंगे प्रोडक्ट या फिर उत्पाद। ठीक है, तो ये हमारा रासायनिक समीकरण होगा। चलिए अब देखते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस तरह से करते हैं और करते क्यों है, इसको भी आपको ध्यान देना है कि पेपर में पूछ सकता है आपके कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम संतुलित क्यों करते हैं, तो उसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि एक लॉ होता है जिसको हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, मास कंजर्वेशन रूल। तो इसमें क्या होता है कि हमें बोला गया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान में जिसको उसका वजन होता है। ठीक है, वो ना तो बढ़ता है और ना ही घटता है, मतलब कि उसको ना ही कोई बना सकता है वजन को, द्रव्यमान को, और ना इसको कोई नष्ट कर सकता है। अगर हम 1 लीटर पानी में 1 लीटर पेट्रोल मिलाए तो हमारे पास 2 लीटर ही प्रोडक्ट होना चाहिए टोटल, नहीं बढ़ेगा नहीं घटेगा, मतलब जितना मिलाएंगे उतना बनता है। इसका मतलब क्या है कि अभिक्रिया के पहले जो अभिकारक जितने होंगे उनके परमाणुओं की संख्या और बाद में जो हमारे पास उत्पाद बनेगा उसके परमाणु की संख्या, दोनों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसको संतुलित करना पड़ता है, क्योंकि जितनी चीज़ें मिलाएंगे उतना ही होना चाहिए, नहीं बढ़ेगा नहीं घटेगा, क्योंकि द्रव्यमान को नहीं निर्माण कर सकते हैं, बना सकते हैं और नहीं नष्ट कर सकते हैं। तो इसी को हमने यहाँ पे लिख दिया है कि रासायनिक प्रक्रिया के पहले जो अभिकारक होता है और उसके पश्चात जो हमारे पास उत्पाद होता है उनमें तत्वों के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए, इसीलिए हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, आगे है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, ये हमारे पास है। तो हमें क्या करना है कि इसको संतुलित करना है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पे क्या हमारे पास है कि जिंक है। ठीक है, तो जिंक को किससे दिखाते हैं, Zn से, प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला H2SO4। ठीक है, आगे हमारे पास एरो है तो एरो लगा देंगे। जिंक सल्फेट तो इसका क्या हो जाएगा, ZnSO4, जिंक सल्फेट हो गया, और प्लस में हाइड्रोजन है इसका मतलब कि H2। ठीक, ये हो गया। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे हम परमाणुओं की संख्या देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जिंक हमारे पास कितना है, 1, इधर भी जिंक 1 है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2, इधर भी हाइड्रोजन 2,
और यहाँ पे यस कितना है, 1, इधर भी 1 है, इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर भी 4 है। इसका मतलब कि इधर वाले जो हमारे पास परमाणु संख्या तत्वों की और इधर वाले जो परमाणु संख्या तत्वों की वो बराबर है। ध्यान से देखिए, जिंक भी इधर हमारे पास 1 है, हाइड्रोजन इधर हमारे पास 2 है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 है। इधर इधर जिंक 1 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 है। इसका मतलब कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या, तत्वों की परमाणु संख्या बराबर है। इसका मतलब यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। चलिए इसको देखते हैं, इसको किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो आपके एग्जाम में हीट एंड ट्रायल विधि है, इसकी मदद से हम इसको करते हैं। बट यहाँ पे ध्यान देखिए, सॉल्व करने के लिए इसको आसान तरीके से, उसमें आपको क्या होता है, डब्बा। तो हीट एंड ट्रायल विधि में क्या होता है कि आपको एक डब्बा बनाना पड़ता है, ठीक है, जिसमें सभी तत्वों को लिखना पड़ता है। उसके बाद हम उनके परमाणु संख्या को गिनना पड़ता है, उसके बाद में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो उससे ज़्यादा आसान यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं किस प्रकार से आपको करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि सबसे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, सबसे ज़्यादा तत्व वाला जो हमारे पास कौन सा यौगिक है, उसको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखेंगे आप, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, Fe3O4। इधर Fe कितना है, 1 है। तो यहाँ पे Fe जो आयरन है वो 3 है, और इधर कितना दिख रहा है, 1। तो हम क्या करेंगे कि आयरन में 3 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3Fe। ठीक हो गया, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, ये 4 है, बट यहाँ कितना दिख रहा है, यहाँ पे हमें 1 दिख रहा है। तो अगर इसको 4 करना है तो याद रखिए हम नीचे कभी भी 4 नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम आगे लगाएंगे 4। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन 4 है इधर, तो इधर 4 करने के लिए इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4:2। ठीक, देखिए इधर हमारे पास ये तो संतुलित हो गया है, ये फिर 3 इधर है, 3 इधर भी है, O4 इधर है, O4 इधर है। बट यहाँ पे ध्यान देखिए, इधर हाइड्रोजन 2 है और इधर कितना हो गया, अगर ध्यान से आप देखिए, बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पे एक H2O में 2 हाइड्रोजन होता है और 4 H2O में कितना होगा, 2 चौके 8 हाइड्रोजन। ध्यान देखिए, एक H2O होता है, उसमें 2 हाइड्रोजन होता है। ठीक है, हमने 4 H2O यहाँ पे लिख दिया है, तो 4 दूना 8 हाइड्रोजन है। अब हमें क्या करना है, इसको भी 8 करना पड़ेगा। तो 2 तो है, अगर यहाँ पे हम 4 लिख देंगे तो 4:2 मतलब कि 8 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4H2। ठीक है, तो ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इसको संतुलित करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आपको हम सिखाते हैं कि किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना होता है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टूडेंट, अभी हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम में क्या होगा कि इसी प्रकार से हिंदी में आपको समीकरण लिखा हुआ मिलेगा। आपको सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखना होगा, फिर इसको संतुलित करना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो हाइड्रोजन को हम लिखेंगे H2, क्लोरीन को लिखेंगे Cl2। ठीक है, एरो, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड होता है HCl। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जितने भी द्विपरमाणु तत्व होते हैं, मतलब कि हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आर्गन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या फिर हाइड्रोजन हो गया हमारे पास, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब हमेशा द्विपरमाणु तत्व, मतलब 2 परमाणु होते हैं, मतलब कि H2, ऑक्सीजन का O2, हाइड्रोजन का H2, क्लोरीन का Cl2, फ्लोरीन का F2, ब्रोमीन का Br2। ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन का H2 लिख दिया है, क्लोरीन का Cl2 और हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl। अब क्या करेंगे, हम ध्यान देख रहे हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है बट यहाँ पे 1 है, यहाँ क्लोरीन 2 है बट यहाँ पे 1 है। तो अगर यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन हो जाएगा और 2 क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये समीकरण संतुलित हो चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास सेकंड क्या दिया गया है, हमें बोला गया है कि बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, और फिर एरो के बाद हमारे पास जो उत्पाद बना है वो हमारे पास है बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो वो क्या होता है, वो हमारे पास होता है BaCl2। ठीक है, प्लस में एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसको याद रखना है आपको, वो होता है हमारे पास Al2SO4 का होल थ्राइस। होल थ्राइस मीन कि होल के बाद 3। ठीक है, और ये क्या बन रहा है हमारे पास, ये बन रहा है बेरियम सल्फेट, मतलब कि BaSO4 बेरियम, ये SO4 सल्फेट हो गया। फिर प्लस क्या बन रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड का क्या होता है, AlCl3। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब हमें इसको संतुलित करना है, तो सबसे पहले सबसे बड़े हम यौगिक को देखेंगे। सबसे बड़ा यौगिक यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो हमारे पास एल्यूमिनियम 2 है ना, एल्यूमिनियम 2 दिख रहा है, उधर एल्यूमिनियम सिर्फ 1 है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे, ठीक है। अब हो गया। यहाँ पे देखिए SO4 कितना है, 3। उधर SO4 कितना दिख रहा है, इसमें तो है नहीं, इसमें SO4 1 है। तो यहाँ पे 3 है तो हमें इसको भी 3 करना है, इसलिए यहाँ पे 3 लगा देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए तो हमारे पास अब क्या हो रहा है कि बेरियम इधर कितना है, इधर बेरियम 1 है, इधर 3 हो गया है, इधर एल्यूमिनियम 2 है, तो इधर 2, ये तो ठीक है। क्लोरीन देखिए, क्लोरीन इधर 2 है और इधर 3, 3 दूना 6। AlCl3 3 है, एक AlCl3 में एक 3 क्लोरीन है, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास ये नहीं है, 2 नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, AlCl3। तो एक एल्यूमिनियम क्लोराइड के परमाणु में हमारे पास 3 क्लोरीन है, तो हमने इसके आगे 2 लिखा है, मतलब कि 2 3 या 6 क्लोरीन हो जाएगा। और इधर कितना है, 2 है। इधर बेरियम 3 है, तो अगर इधर भी बेरियम हमें बराबर करना है तो इधर क्या करेंगे, 3 लिख देंगे। इधर 3 लिखने से बेरियम 3 हो गया और ये 3 दूना 6 क्लोरीन हो गया। इधर भी हमारे पास बेरियम 3 और 3 दूना 6 क्लोरीन। एल्यूमिनियम 2, इधर भी एल्यूमिनियम 2। SO4 3 है, यहाँ भी SO4 के आगे हमने 3 लिखा है, तो ये भी 3 हो गया। तो ये हमारा संतुलित हो चुका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या दिया है, आगे दिया है हमारे पास सोडियम प्लस जल। तो सोडियम को Na से दिखाते हैं, प्लस जल को H2O से। अब हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH प्लस हाइड्रोजन का क्या होता है, ये द्विपरमाणु तत्व है तो H2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको संतुलित करना है। तो सबसे पहले सबसे बड़े यौगिक को देखेंगे, तो हमारे पे यहाँ पे दिख रहा है NaOH। यहाँ पे ध्यान से देखिए तो हमारे पास Na कितना है, Na हमारे पास 1 है, इधर कितना है, इधर भी 1 है, तो ये तो मान लो ठीक है। इधर हाइड्रोजन देखेंगे तो इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर भी ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन इधर 2 यहाँ पे है और 1 यहाँ 3 है, बट यहाँ पे कितना है, यहाँ पे सिर्फ 2 है। तो हमें क्या करना है, हमें दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो इधर 3 है ना, ध्यान देखिए अगर हम यहाँ पे 2 लगाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, एक H2O में 2 हाइड्रोजन, तो 2 H2O में 4 हाइड्रोजन, और इधर 2 हाइड्रोजन इधर है, 1 हाइड्रोजन इधर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी 2 लगा देंगे। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे अगर NaOH 2 हो जाएगा, ठीक, NaOH 2 है, इधर H2O 2 है, ठीक है। तो ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर भी 2 ऑक्सीजन है बराबर। हाइड्रोजन इधर 2 2 4 है, इधर 2 यहाँ पे है और 2 ये है, ठीक है, तो ये भी 4 है। यहाँ पे सोडियम हमारे पास 2 हो चुका है, बट यहाँ पे हमने हमारे पास 1 सोडियम है, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। तो इस प्रकार से ये भी हमारा संतुलित हो चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, आगे हमें दिया गया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। इसको हम कहते हैं बुझा हुआ चूना, ठीक है। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तो इसका हो जाएगा CO2 एरो। हमारे बोल रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम लिखते हैं CaCO3 प्लस में जल है तो जल का हो जाएगा H2O, ठीक। अब हमें इसको संतुलित करना है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम 1 है, इधर 1 है, CO2, ठीक है, कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 3 ऑक्सीजन, इधर एक 4 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। इसका मतलब कि ये हमारे पास पहले से ही संतुलित समीकरण है, ठीक है। हमें इसको संतुलित नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड जितने भी परमाणु हैं और राइट साइड जितने भी परमाणु हैं, सभी तत्वों के परमाणु संख्या बराबर है, ठीक है। कैल्शियम 1 है तो कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है यहाँ पे और 2 यहाँ पे है, 4 है ऑक्सीजन, इधर भी 3 ऑक्सीजन यहाँ, 1 ऑक्सीजन यहाँ, 4 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो ये हमारा पहले से संतुलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें बोला है जिंक सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। तो जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, तो जिंक का Zn होता है प्लस सिल्वर नाइट्रेट को हम क्या कहेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास Ag मतलब सिल्वर, नाइट्रेट मतलब NO3, AgNO3। आगे हमारे पास जिंक नाइट्रेट है, जिंक नाइट्रेट का होता है ZnNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, अब प्लस में सिल्वर को Ag। अगर आपको ये नहीं पता फॉर्मूला किस प्रकार से बना है, ठीक है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से किसी भी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं, और सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको हमें संतुलित करना है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जिंक हमारे पास 1 है, इधर भी 1 है, ये बराबर है। Ag इधर 1 है, इधर भी 1 है, ये भी बराबर है।
बट यहाँ पे NO3 जो है 2 है, ठीक है, NO3 की होल 2 है ना, NO3 ब्रैकेट में 2 लिखा है, मतलब NO3 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इस NO3 को 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 लगाएंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पे 2 लगाएंगे तो हमारे पास NO3 तो 2 हो गया, इधर भी NO3 2 हो गया, बट यहाँ पे Ag जो है सिल्वर जो है 2 हो गया है, तो इधर भी सिल्वर 2 करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण संतुलित हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 2 क्वेश्चन और है। तो हमारे पास दिया है कि एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम का क्या होता है Al, ठीक है, प्लस कॉपर क्लोराइड का होता है CuCl2, ठीक है, बराबर हमारे पास है एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो ये होता है AlCl3 और प्लस में कॉपर मतलब कि Cu। चलिए अब इसको देखते हैं किस प्रकार से इसको संतुलित करते हैं। तो इधर एल्यूमिनियम 1 है, इधर 1 है, बराबर है, इधर हमारे पास क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन 3 है। अब ध्यान से देखिए, हमें इसको संतुलित करना है, तो इधर 2 है, इधर 3 है, अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें, ठीक है, और यहाँ पे 3 लगा दें, या देखिए यहाँ पे 3 है तो हम 3 का 2 को, इधर 2 है तो उसकी संख्या से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, और इधर 3 है तो इसकी संख्या से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास CuCl2 कितना हो गया, 3, CuCl2 और CuCl2। ध्यान से देखें, कॉपर 1 2 3 हो गया है, इधर कॉपर कितना है 1, तो यहाँ पे हम 3 लगा देंगे, हो गया बराबर। यहाँ पे क्लोरीन 2 2 4 2 6, ठीक है, इधर 6 क्लोरीन है, इधर कितना है, इधर AlCl3 3 है, तो अगर इसको हम लिखेंगे AlCl3 और AlCl3, यहाँ पे 1 2 3 एल्यूमिनियम है, इधर 1 एल्यूमिनियम, तो इधर 3 लगा देंगे, 3 एल्यूमिनियम हो गया। अब क्लोरीन इधर 3 3 6 3 3 9 है, ठीक है, सॉरी 2 AlCl3 है तो एक ही होगा यहाँ पे, तो ये 3 3 6 एल्यूमिनियम है इधर, और इधर भी हमारे पास सॉरी क्लोरीन 3 दूना 6, 3 क्लोरीन 6 क्लोरीन इधर है, और इधर भी 2 4 6 क्लोरीन इधर है। कॉपर इधर 3 है तो हमने इधर 3 लगा दिया है, इधर एल्यूमिनियम 2 दिख रहा है तो हम यहाँ पे भी 2 लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास समीकरण जो है संतुलित हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास बोला है कि बेरियम क्लोराइड, तो इसका फॉर्मूला होता है BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट, तो ये होता है K2SO4, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट। एरो की बात दिया है बेरियम सल्फेट मतलब कि BaSO4, ठीक, प्लस में पोटेशियम क्लोराइड ये होता है KCl, ठीक। आगे बढ़ते हैं, पोटेशियम क्लोराइड दिया है हमें। अब यहाँ पे देखना है कि बी हमारे पास बेरियम 1 है, इधर भी बेरियम 1 है, सही है। क्लोरीन इधर 2 है और इधर क्लोरीन कितना है 1 है, तो हम क्या करेंगे इधर 2 लगा देंगे, ठीक है। अब इधर पोटेशियम 2 है, इधर भी पोटेशियम 2 हो चुका है, SO4 1 है, इधर भी SO4 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास ये भी समीकरण संतुलित हो चुका है। तो यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट हमारे पास केमिकल बैलेंस थे, केमिकल जो हमारे पास रासायनिक समीकरण थे उनको हमने बैलेंस कर लिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने होते हैं, उनके उदाहरण क्या है, फिर हम देखेंगे कि अपचन उपचन और रिडक्स क्या होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट चलिए अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो पहला प्रकार हमारे पास है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 2 या फिर 2 से ज़्यादा अभिकारक हम मिलाते हैं, हमें सिर्फ एक उत्पाद मिलता है, तो उसको हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद मतलब कि सिर्फ एक उत्पाद बनाएंगे, जैसे कि हमने A+B लिख दिया, मतलब कोई A अभिकारक है और B अभिकारक है, दोनों जोड़ने पे सिर्फ एक उत्पाद मिलेगा C, इसको हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पे हमने उदाहरण लिया है, तो हमारे पास 3 उदाहरण है। पहला हमारे पास है कोयले का दहन, कोयले में क्या होता है कार्बन पाया जाता है, ठीक है। अब कार्बन क्या होता है ठोस होता है, तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट में S लिख दिया है, प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो हवा की उपस्थिति में जलाते हैं, हवा में क्या पाया जाता है, हवा में पाया जाता है हमारे पास ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कार्बन हमारे पास ठोस अवस्था में है, ऑक्सीजन जो है G4 गैस अवस्था में। अगर इसको हम मिलाते हैं तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जिसको हम गैस अवस्था से दिखाएंगे, गैस अवस्था में होता है। इसका मतलब C+O2 = CO2, ठीक। दूसरा हमारे पास है जल का निर्माण, पानी का फॉर्मूला क्या होता है H2O, और यहाँ पे क्या होता है हम हाइड्रोजन मिलाएंगे H2 क्योंकि द्विपरमाणु तत्व है, ये भी गैस अवस्था में होता है, और ऑक्सीजन मिलाएंगे O2, ये भी हमारे पास गैस अवस्था में होता है। तो H2 और O2 जब मिलेगा तो H2O बनता है, जो हमारा लिक्विड होता है, द्रव अवस्था में होता है, इसलिए हमने ब्रैकेट में L लिखा है। अब इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे कि हम यहाँ पे दोनों तरफ 2 हमने लगाया, ठीक है। तो ये संतुलित करने के लिए 2 लगाया गया है दोनों तरफ। तीसरा हमारे पास है कि CaO, ये हमारे पास बिना बुझा हुआ चूना होता है। इसको जब हम पानी में डालते हैं H2O में, तो क्या होता है हमारा जो बुझा हुआ चूना होता है वो बिना बुझा हुआ चूना कहलाता है, मतलब जिसको हम पेंट करने के लिए, सफ़ेदी करने के लिए यूज़ करते हैं।
तो बिना बुझे हुए चूने का फॉर्मूला होता है CaO, और पानी में मिलाएंगे H2O, तो ये हमारे पास सॉलिड होता है, ये लिक्विड होता है। और जो हमारे पास बुझा हुआ चूना मिलेगा उसको हम कहते हैं CaOH का होल ट्वाइस, इसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। तो ये हमारे पास संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण है कुछ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला हमारे पास क्या दिया है, ये हमारे पास है वियोजन अभिक्रिया। ठीक, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है कि जब भी देखिए ये संयोजन का विपरीत होता है, मतलब उल्टा होता है। संयोजन हमने क्या पढ़ा है कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाएंगे। इसमें क्या होता है कि एक ही अभिकारक एक से ज्यादा उत्पाद बनाता है, मतलब टूट के एक से ज्यादा उत्पाद बनाता है। तो यहाँ पे लिखा है इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक, मतलब एक अभिकारक जो होता है वो टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। हमने मान लिया कि एक कोई अभिकारक है, ये टूट के बी और सी बना रहा है, तो ये हमारे पास वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। देखिए किसी चीज को तोड़ने के लिए हम यहाँ पे तीन चीजें यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें वियोजन अभिक्रिया तीन टाइप की होती है। पहला है उष्मीय वियोजन, अगर हम उष्मा द्वारा, हीट द्वारा किसी चीज को गर्म करके वियोजित कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो वो हमारा उष्मीय वियोजन होता है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट, जो हरा कलर का होता है, ये हमारे पास ठोस अवस्था में, ठीक है। जब हम इसको उष्मा देते हैं, उष्मा मतलब गर्म करते हैं, तो हमारा Fe2O3 मतलब कि इसको हम कहेंगे फेरिक ऑक्साइड। याद रखना है कि एक आयरन होगा तो फेरस होगा, दो होगा तो फेरिक होगा, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड बनता है। यहाँ पे फेरस सल्फेट जो हरा कलर का था वो हमारे पास भूरा लाल रंग का होता था। जब हम इसको उष्मा देते हैं तो भूरा लाल रंग का हो जाता है। इसमें हमें SO2 गैस मिलता है और SO3 भी गैस मिलता है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस मिलता है। और ये जो हमारे पास ये ठोस अवस्था में आता है, इसको संतुलित करने के लिए हमने यहाँ पे दो लगा दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है एक और एग्जांपल जिसमें यहाँ पे लिखा है CaCO3, ये हमारे पास ठोस अवस्था है। चूना पत्थर या फिर संगमरमर का फॉर्मूला होता है। इसको जब हम हीट करते हैं, उष्मा देते हैं, तो क्या होता है कि CaCO3 ये हमारा CaO और प्लस CO2 में टूट जाता है। CO2 गैस हो जाती है और CaO बिना बुझा हुआ चूना बन जाता है, जो हमारे पास सफेदी करने के लिए यूज होता है, जिसको हमने भी आगे देखा था कि अगर इसको पानी में मिला देते हैं तो हमारे पास क्या होता है, बुझा हुआ चूना मिल जाता है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, विद्युत वियोजन। अगर हम विद्युत धारा का यूज करते हैं किसी भी चीज को तोड़ने के लिए, तो विद्युत धारा द्वारा प्रभावित होने पर वियोजन जो होता है उसको हम कहेंगे विद्युत वियोजन। एग्जाम्पल में H2O है जो लिक्विड फॉर्म में है, द्रव में है, इसको हम विद्युत देते हैं, मतलब करंट इसमें डालते हैं, तो क्या होता है कि यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है, टूट जाता है। हाइड्रोजन भी गैस होता है, ऑक्सीजन भी गैस होता है। यहाँ पे हमने इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे दो लगाया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो होता क्या है कि एक बीकर होता है हमारे पास, यहाँ पे देख लेते हैं। एक बीकर होता है, इसमें पानी होता है, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक एनोड हमारे पास होता है और एक कैथोड होता है। इसको हम जोड़ देते हैं बैटरी से, ठीक। तो जब बैटरी से इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो हमारे पास जो ऑक्सीजन होता है वो एनोड पे चला जाता है, और जो हमारे पास हाइड्रोजन होता है वो कैथोड पे चला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये विद्युत धारा द्वारा वियोजन होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास तीसरा वाला होता है प्रकाशीय वियोजन। कौन सा वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। चलिए इसको देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे प्रकाशीय वियोजन दिया गया है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास वियोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से होता है, मतलब कि सूर्य की वजह से, सूर्य की रोशनी का यूज करके हम किसी भी अभिक्रिया को कराते हैं, वियोजित कराते हैं, वियोजन होता है, तो उसको हम कहेंगे प्रकाशीय वियोजन, ठीक है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन होता है। एग्जाम्पल पहला क्या है कि AgCl, इसको हम कहेंगे सिल्वर क्लोराइड, ये ठोस अवस्था में होता है। जब इसको हम सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं तो Ag मतलब सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग, क्लोरीन गैस बन के वाष्पित हो जाता है, उड़ जाता है, वहाँ पे हमें ठोस हमारे पास सिल्वर प्राप्त होता है। इसको हमने संतुलित करने के लिए यहाँ पे दो लगाया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम AgBr मतलब कि सिल्वर ब्रोमाइड को अगर सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो ये तो ठोस होता है, बट यार इसको भी उसी तरह से ये भी यहाँ पे Br2, उसमें हमारे पास क्लोरीन होता है तो क्लोरीन गैस की अवस्था में उड़ जाता है। यहाँ पे ब्रोमीन होता है तो ब्रोमीन हमारा गैस बन के उड़ जाता है, हमारे पास जो बचता है वो हमारे बचता है सिल्वर। इसको हमने संतुलित करने के लिए दो लगाया, ठीक है। अब याद रखना है कि ये जो हमारे पास है ये रिएक्शन, ठीक, इस रिएक्शन का उपयोग हम श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी मतलब कि जो हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट होता है, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट जो हमारे पास फोटो होती है उसमें यूज होता है, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। तो यहाँ पे जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ हमारे पास उष्मा का उत्सर्जन होगा, मतलब हीट निकलेगा, तो उसको कहेंगे उष्माक्षेपी, सॉरी हाँ उष्माक्षेपी कहेंगे, ठीक है। जैसे कि पहला हमारे पास है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस क्या होता है, CH4, मेथेन को हम प्राकृतिक गैस कहते हैं, ठीक है। तो अगर मेथेन हमारे पास गैस अवस्था में, इसको हम ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में अगर इसको जलाते हैं, दहन कहते हैं, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है गैस,
H2O मिलता है वो भी गैस अवस्था मतलब जल का वाष्प में मिलता है। और हमारे पास कुछ ऊष्मा मिलती है जो हमारे पास हीट के रूप में निकलती है, तो गर्मी निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मेथेन था, मेथेन को हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया है, तो हमारे पास CO2 गैस और जल का वाष्प मिला है। ठीक है, इसको संतुलित करने के लिए हमने यहाँ पे 2 लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आपको याद रखना है, श्वसन जो होती है एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, क्योंकि जब भी हम सांस लेते हैं वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और जब तक इंसान सांस लेता है तब तक उसकी बॉडी जो होता है गर्म होती है, मतलब कि उसमें ऊष्मा बनी रहती है। तो जो श्वसन होता है वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास है C6H12O6, ये हमारे पास ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। ग्लूकोज हमारे पास जो होता है वो ब्लड में मिला होता है, मतलब कि वो एक्वस फॉर्म में, जली विलयन में होता है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होता है। इसको जब हम सांस लेते हैं तो हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, वो हमारे पास क्या बनाता है, वो जल बनाएगा और शरीर में गर्मी पैदा करेगा, उष्मा बनाएगा, और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है जो हम सांस लेते के टाइम छोड़ते हैं। ठीक है, तो इसको हमने संतुलित करने के लिए यहाँ पे 6H लगाया है, यहाँ पे 6 लगाया, यहाँ पे 6 लगाया। चलिए अब देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है कि ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा हमारे पास उत्सर्जित होती है, निकलती है। ऊष्माशोषी में क्या होता है कि अभिक्रिया में ऊष्मा की ज़रूरत होती है, मतलब कि ऊष्मा को सोखा जाता है, अवशोषित किया जाता है। तो जिस अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए हम अभिकारक को तोड़ने के लिए या फिर अभिक्रिया को कराने के लिए, ठीक है, ऊष्मा, प्रकाश या फिर विद्युत ऊर्जा की ज़रूरत होती है, विद्युत ऊर्जा का यूज़ करते हैं, तो वो हमारे पास ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो वियोजन अभिक्रिया जितनी भी होती है, चाहे उसमें वियोजन हो, प्रकाशी वियोजन हो या फिर विद्युत वियोजन हो, सभी ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें हम ऊष्मा, प्रकाश या फिर विद्युत का यूज़ करते हैं अभिक्रिया को कराने के लिए। तो जितना भी हमने वियोजन अभिक्रिया में पढ़ा है, प्रकाशी वियोजन, विद्युत वियोजन या फिर ऊष्मीय वियोजन, जिस जो भी उन सब का जो एग्जाम्पल है वो सब हम एग्जाम्पल ऊष्माशोषी अभिक्रिया में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रकार हमारे पास क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि आपको याद रखना है कि यहाँ पे 2 टाइप के तत्व होते हैं, 2 टाइप के एलिमेंट होते हैं। एक का नाम होता है, एक जो अधिक क्रियाशील हो और एक ऐसा जो कम क्रियाशील हो। क्रियाशील का मतलब क्या होता है, जो तेजी से अभिक्रिया करेगा वो तत्व हमारा अधिक क्रियाशील होता है। जो धीरे धीरे अभिक्रिया करता है, जिसकी क्षमता कम होती है, वो हमारे पास कम क्रियाशील तत्व होता है। तो जिस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से विस्थापित मतलब हटा के उसकी जगह चला जाता है, तो उस अभिक्रिया को कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि हमने लिखा है आयरन, वो ठोस अवस्था में, और हमारे पास कॉपर सल्फेट है। ठीक है, ये जली विलयन में एक्वस फॉर्म में, मतलब कि इसको हमने पानी में घोला गया है। तो जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन को डाल देते हैं तो होता क्या है कि इस कॉपर को हटा के आयरन खुद चला जाता है, बन जाता है FeSO4। ये कॉपर अलग हो जाता है, यहाँ पे कॉपर सॉलिड अवस्था में चला जाता है और ये हमारे पास जल के साथ मिल जाता है। तो इसमें आपको करना क्या है कि होता क्या है कि हमारे पास एक बीकर होता है। ठीक, एक बीकर होता है, इस बीकर में क्या होता है कि हमारे पास इस पानी में क्या घुला होता है, पानी में घुला होता है कॉपर सल्फेट CuSO4। ठीक, तो जब हम इसमें आयरन आयरन मतलब कि लोहे की कील डालते हैं तो होता क्या है कि लोहे की कील इसमें घुल जाती है और बना लेती है FeSO4 आयरन सल्फेट, और जो कॉपर होता है वो इससे अलग हो जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि पहले कॉपर सल्फेट जो होता है उसका कलर अलग होता है, बट आयरन डालने के बाद उसका कलर अलग हो जाता है। क्या हो जाता है, चलिए देख लेते हैं। तो बोला है कि लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम जाती है। जब हम आयरन को डालेंगे तो कॉपर इसके ऊपर चला जाता है, ठीक है, जम जाता है ठोस अवस्था में। जो कॉपर सल्फेट नीले कलर का जो पहले था वो हमारा हरे कलर का हो जाता है। ठीक, यहाँ पे एक और एग्जांपल हमारे पास है कि जिंक है और कॉपर सल्फेट है। जब हम जिंक और कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक अधिक क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है, तो ये जिंक इसकी जगह पे चला आता है, बन जाता है जिंक सल्फेट, और ये कॉपर अलग हो जाता है। जिस प्रकार यहाँ पे हमने देखा है कि आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील था तो आयरन इसकी जगह पे आके आयरन सल्फेट बना लिया था, उसी प्रकार जिंक भी इससे अधिक क्रियाशील है तो ये जिंक सल्फेट बना लेगा, और जो हमारे पास कॉपर होगा वो अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं इसको। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगला हमारे पास है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपको दिख रहा है कि विस्थापन तो है मतलब द्वि है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक तत्व दूसरे की जगह जाता है। इसमें क्या होता है कि दोनों तत्व, ठीक है, 2 यौगिक होंगे, दोनों यौगिक के तत्व आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, मतलब ये इसकी जगह चला जाएगा, ये इसकी जगह चला जाएगा। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से होगा। इसमें बोला है कि जिन अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण 2 यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान, आयन मीन्स की जब हम इसको तोड़ेंगे तो हमारे पास एक धन आयन बनता है, एक ऋण आयन बनता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो पहला तत्व होता है ये हमारा धन आयन बनाता है
और जो बाद वाला तत्व होता है ये ऋण आयन बनाता है, ठीक है, बाद वाला यौगिक जो भी तत्व होगा। इसी प्रकार यहाँ पे बेरियम जो होगा वो धनायन बनाएगा, ये ऋण आयन बनाएगा। तो होता क्या है कि इसका धनायन इसके ऋण आयन के साथ जाता है और इसका ऋण आयन इसके धनायन के साथ जाता है, ठीक है। इसको कहेंगे आयन का आदान प्रदान। तो यहाँ पे Na जो होता है वो हमारे पास Cl2 के साथ जाता है, तो हमारा बन जाता है NaCl। और जो SO4 है वो Ba के साथ जाता है, मतलब ये इसके साथ चला जाएगा और ये इसके साथ, मतलब इसका प्लस इसके माइनस के साथ और इसका माइनस इसके प्लस के साथ, तो बन जाएगा BaSO4 जो हमारे पास ठोस अवस्था में बनता है, और NaCl नमक बन जाएगा, ठीक है। हमने इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 U लगाया, ठीक। यहाँ पे NO2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट हमारे पास जलीय विलयन में था, एक्वस फॉर्म में पानी में घुला हुआ था, और बेरियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड भी हमारे पास पानी में घुला हुआ था। जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो होता क्या है कि सोडियम क्लोराइड के साथ सोडियम क्लोराइड बन जाता है, और ये जो सल्फेट है वो बेरियम के साथ बेरियम सल्फेट बन जाता है, मतलब कि तत्वों का या फिर कह सकते हैं आयनों का आदान प्रदान हो जाता है, जगह एक्सचेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है बेरियम सल्फेट क्या होता है, BaSO4 जो है वो सफेद अविलेय के अवक्षेप का निर्माण करता है। आपको याद रखना है कि अवक्षेप क्या होता है, जब किसी भी चीज में घुलने पे कोई ऐसा मटेरियल हो जो उस पर तैरता रहे, मतलब घुले ना, उसको हम कहते हैं अवक्षेप, ठीक है। तो बोला गया कि बेरियम सल्फेट जो होता है, अगर हम बेरियम सल्फेट जो होता है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड दोनों को मिलाते हैं, तो जो बेरियम सल्फेट होता है वो अविलेय होता है, मतलब घुलता नहीं, ऊपर तैरता रहता है, इसको हम अवक्षेप कहते हैं। और आपको ये याद रखना है कि इसी अभिक्रिया को, ये जो हमने अभिक्रिया लिखी है इसको, ठीक है, इसको हम कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके क्वेश्चन में दिख सकता है आपको। तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, ये होता है, ठीक है, कि सोडियम सल्फेट को और बेरियम क्लोराइड को मिलाते हैं तो हमारे पास बेरियम सल्फेट और NaCl बनता है, बट जो बेरियम सल्फेट है वो अविलेय होता है, मतलब घुलता नहीं, ये अवक्षेप का निर्माण करता है। इसी अभिक्रिया को हम कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। चलती है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास है उपचयन, या फिर इसको हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं, इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं। इस पर 2 चीज़ें याद रखनी है आपको, या तो ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा, या फिर हाइड्रोजन का ह्रास या फिर उसकी कमी, मतलब हाइड्रोजन निकल रहा होगा, ठीक, या फिर ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ रहा होगा। ऑक्सीजन जुड़ेगा फिर भी हमारे पास उपचयन ऑक्सीकरण होगा, या फिर हाइड्रोजन घटेगा फिर भी हमारे पास उपचयन ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन का योग या फिर हाइड्रोजन का ह्रास या कमी उपचयन या फिर ऑक्सीकरण कहलाता है। यहाँ पे हमने लिखा है C+O2 CO2 बन गया था, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन अलग था बट यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो ये हमारे पास उपचयन हो गया। यहाँ पे कॉपर प्लस ऑक्सीजन तो कॉपर ऑक्साइड बना, यहाँ पे भी ऑक्सीजन अलग था बट यहाँ पे अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन कॉपर के साथ जुड़ गया, ये हमारे पास ऑक्सीकरण है। दोनों में 2 हमने लगाया क्योंकि इसको संतुलित करना है इसलिए। यहाँ पे क्या है कि अगर कॉपर ऑक्साइड को हम हाइड्रोजन के साथ हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो कॉपर अलग हो जाता है और H2O जल बन जाता है। इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसमें ये दिख रहा है कि ऑक्सीजन निकल रहा है कॉपर के साथ, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारे पास ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं होगी। ये कौन सी अभिक्रिया होगी, तो याद रखिए जो हमारे पास उपचयन नहीं होता जिसमें ऑक्सीजन निकलता है तो इसको हम कहते हैं अपचयन, ठीक है। क्या कहते हैं, अपचयन। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, बट इसको गर्म करने के बाद क्या है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन निकल गया, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का योग है या फिर हाइड्रोजन का कमी। अगर इसका उल्टा होता है कि ऑक्सीजन निकल रहा होता है और हाइड्रोजन जुड़ रहा होता है, मतलब ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन का योग होता है, तो हमारे पास अपचयन न होकर उपचयन होता है। तो ये हमारे सॉरी ये उपचयन न होकर अपचयन होता है, जहाँ पे ये एक अपचयन अभिक्रिया है। चलिए अब देख लेते हैं अपचयन क्या होता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि अगर हमारे पास ऑक्सीजन का ह्रास हो, ठीक है, ह्रास मतलब कमी हो या फिर हाइड्रोजन का योग हो, तो हमारे पास अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शन। तो वही हमने लिखा है सेम टू सेम कि हमारे पास क्या है कि कॉपर ऑक्साइड है, इसको हमने हाइड्रोजन के साथ हीट किया, मतलब गर्म किया है, तो होता क्या, कॉपर अलग हो जाता है और H2O अलग हो जाता है, मतलब कि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड जो है उसमें से हमारे पास ऑक्सीजन निकल चुका है, तो ये जो ऑक्सीजन होगा ये निकल गया, तो ये हमारे पास अपचयन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया बहुत ही जानी पहचाने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस तरह से, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको बस इतना पढ़ना है कि जब भी किसी अभिक्रिया में उपचयन मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन या फिर कह सकते हैं उपचयन और अपचयन दोनों होता है, तो उसको हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। उसी रिएक्शन को हम उठाते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि कॉपर ऑक्साइड है और प्लस हाइड्रोजन है, इसको जब हम उष्मा देते हैं, हीट करते हैं, कॉपर अलग हो रहा है और यहाँ पे H2O मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ दिख क्या रहा है कि कॉपर में से ऑक्सीजन निकल रहा है इधर, तो ऑक्सीजन का निकलना अपचयन हो गया। बट यहाँ पे हम देखेंगे तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, उपचयन। ध्यान से देखिए, कॉपर में से ऑक्सीजन निकला, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन हो गया, मतलब कॉपर का अपचयन हुआ है।
बट यहाँ पे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, उपचयन होता है, ऑक्सीकरण भी होता है, ऑक्सीकरण, उपचयन या फिर ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीकरण हो गया है, बट यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड है उसका अपचयन हो गया है। ठीक है, इसमें नीचे हमने लिख दिया कि अब इस सब क्रिया में जो CuO है, कॉपर ऑक्साइड जो है वो कॉपर में अपचयित हो रहा है, अपचयित मतलब उसका अपचयन हो रहा है, और जो H2 है हाइड्रोजन है वो उपचयित होकर जल बना रहा है। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिल गया तो जल बन गया, लेकिन इसमें हाइड्रोजन जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है, तो इसको कहेंगे ऑक्सीकरण या फिर उपचयन। ठीक है, और इस सब क्रिया में अपचयन और उपचयन, उपचयन अपचयन दोनों हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। अब आपको याद रखना है कि जिसका अपचयन होता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीकारक। ठीक है, या फिर उपचायक कहते हैं। ठीक, और जिसका ऑक्सीकरण या फिर उपचयन होता है उसको हम कहेंगे अपचायक। तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से देखना है। जिसका अपचयन होगा, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकला तो इसका अपचयन हो गया, बट ये कहलाएगा हमारे पास ऑक्सीकारक या फिर अपचायक। ठीक है, कॉपर ऑक्सीकारक या अपचायक कहलाएगा। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन निकल जुड़ रहा है तो इसका ऑक्सीकरण हो गया या फिर उपचयन हो गया, तो ये हमारे पास कहलाएगा अपचायक। मतलब कि उपचयन वाला अपचायक कहलाएगा और ऑक्सीकारक वाला उपचायक कहलाएगा, इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि दैनिक जीवन में, हमारे जीवन में ऑक्सीरेडॉक्स रिएक्शन का यूज कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ हमें ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसके बाद आपका वन शॉट कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने की कोशिश की है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाहर इस चैप्टर से कुछ नहीं आएगा। तो चलिए लास्ट टॉपिक भी देख लेते हैं। हमें बोला गया दैनिक जीवन में उपचयन के उपयोग या फिर उपचयन के अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, कहाँ कहाँ पे हमें ये दिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला हमारे पास है संक्षारण। ठीक, संक्षारण क्या होता है कि जब भी किसी धातु को हम वायुमंडल में मतलब हवा में, आर्द्रता को हम कहते हैं नमी। ठीक है, आर्द्रता मतलब नमी, नमी में या फिर अम्ल के संपर्क में रखते हैं, एसिड के संपर्क में रखते हैं, तो होता क्या है कि धातु के ऊपर उसकी सतह जुड़ जाती है, सतह चढ़ जाती है या फिर जुड़ जाती है, सतह मतलब परत चढ़ जाती है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं संक्षारण। फिर से देखिए, मान लेते हैं हमारे पास एक लोहे की रॉड है। अब होता क्या है कि अगर ये पानी में रखा होता है तो उसके ऊपर क्या होता है, जंग लग जाता है। तो जंग लगा होता है, आयरन का फॉर्मूला क्या होता है, Fe। और हवा में रहा है हाइड्रोजन, जल में क्या होता है, हवा में या फिर हमारे पास जो नमी होती है उसमें पानी होता है, और पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2। तो उसमें ऑक्सीजन होता है, तो होता क्या है कि इसके ऊपर ऑक्सीजन की एक परत चढ़ जाती है जिसको हम कहते हैं Fe2O3, मतलब कि आयरन ऑक्साइड, इसी को हम कहते हैं जंग। ठीक है, जो जंग लग जाता है। तो होता क्या है, किसी भी धातु को अगर हम नमी में रखेंगे या फिर अम्ल के संपर्क में, एसिड के संपर्क में रखेंगे, अभी हम पढ़ाएंगे आपको अम्ल क्या होता है, क्षार, लवण, ये सब बताएंगे अगले चैप्टर में। तो होता क्या है कि जब रखते हैं, अगर इसको ऑक्सीजन के ऊपर से रख रहे हैं हवा में, पानी में, तो उसमें ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की परत चढ़ जाती है जिसको हम कहते हैं आयरन ऑक्साइड। ठीक है, अगर जिंक धातु है तो उसके ऊपर जिंक ऑक्साइड की परत चढ़ेगी, आयरन धातु है तो आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ेगी, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ेगी। ठीक है, जिस प्रकार का धातु होता है उस प्रकार की उसके ऊपर परत चढ़ जाती है, इसी को हम कहते हैं संक्षारण। ठीक है, तो जब लोहे का संक्षारण होता है तो उसे हम जंग लगना कहते हैं। उसके बाद लिखा है कि अगर चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के उदाहरण है। मतलब कि चांदी धीरे धीरे काली हो जाती है, इसके ऊपर क्या होता है, चांदी को सिल्वर कहते हैं तो सिल्वर ऑक्साइड की परत चढ़ी जाती है। तांबे को कॉपर कहते हैं तो कॉपर हरा कब हो जाता है, जब कॉपर के ऊपर ऑक्सीजन की परत चढ़ती है, मतलब कि उसका भी संक्षारण हो जाता है, वो होता है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो ये सब हमारे पास संक्षारण के उदाहरण होते हैं, इसलिए कभी भी चांदी और तांबे को एक साथ नहीं रखा जाता। ठीक है, सोने चांदी को। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास है कि यसद लेपन, विद्युत लेपन, ग्रीस, तेल या फिर पेंट करके हम संक्षारण से धातुओं को बचा सकते हैं। अब देखिए होता है कि अगर पेंट कर देते हैं या फिर ग्रीस तेल देते हैं तो होता है, या फिर किसी भी धातु उसके पानी चढ़ाते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो गहने होते हैं, ज्वेलरी होती है, उस पर सोने चांदी की पानी चढ़ाई जाती है। पानी चढ़ाने का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर एक परत चढ़ा दी जाती है जिससे वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया न कर पाए और उसके ऊपर ऑक्साइड की परत न चढ़े। जब तक ऑक्साइड की परत नहीं चढ़ेगी तब तक उसका संक्षारण नहीं होगा और वो बचा रहेगा। ठीक है, तो ये होता है। तो ये सब तरीके हमारे पास संक्षारण से बचने के लिए, और ये संक्षारण का उदाहरण है, ये संक्षारण का डेफिनेशन है, तो उसको आपको याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे एक टॉपिक और हमारे पास है, इसका नाम है विकृत गंधिता। ठीक है, तो विकृत गंधिता क्या होता है हमारे पास
कि किसी भी तेल या फिर वसायुक्त, तेल मतलब कि ऑयली चीज़ या फिर वसायुक्त जिसमें वसा हो, ठीक है। जो ऑयली चीज़ को, जो खाद्य पदार्थ होते हैं खाने वाले, जैसे चिप्स हो गया हमारे पास, जो हमारे पास पकौड़ी समोसे जितने भी चीज़ें होती हैं, अगर उसको हम हवा के संपर्क में रखते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे उपचयित हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीकृत का होने मतलब उसमें ऑक्सीजन रिएक्शन करने लगता है, अभिक्रिया करने लगता है। तो जब अभिक्रिया कर लेता है तो उसका जो स्वाद और गंध सब बदल जाता है। इसी को हम कहते हैं विकृत गंधिता, ठीक है। तो किसी भी ऑयली चीज़ में, तेल या फिर वसायुक्त खाद्य पदार्थों में जब देर तक हमारे पास ऑक्सीजन के संपर्क में या फिर हवा में रहता है तो उसकी वो ऑक्सीजन से विक्रिया करने लगता है और विकृत गंधी हो जाता है। विकृत गंधी मतलब उसका गंध बदलने लगता है, तो स्वाद और गंध बदल जाता है, इसको हम कहते हैं विकृत गंधिता। तो एग्जाम्पल में आपके पास क्या लिख सकता है कि चिप्स की जो थैली होती है वो लंबे समय तक रखने के बाद उपचयित हो जाती है, उसका टेस्ट बदल जाता है। मक्खन को अगर नॉर्मल टेम्परेचर पर रखेंगे लंबे समय तक तो क्या होता है, उसका जो स्वाद होता है वो खट्टा हो जाता है। ये भी विकृत गंधिता का एग्जाम्पल है। अब इसको रोक कैसे सकते हैं, इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, बच कैसे सकते हैं कि कोई चीज़ हमारी खाने वाली चीज़ें खराब ना हो, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, पहला हमारे पास है प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके। प्रतिऑक्सीकारक मतलब कि जिस चीज़ में ऑक्सीजन रिएक्शन ना करे उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। सेकंड हमारे पास है वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर। ऐसे बर्तन में खाने की सामग्री को रखें जिसमें वायुरोधी मतलब हवा ना जा सके। हवा नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेगा तो वो हमारा बचा रहेगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमारे पास है वायु के स्थान पे नाइट्रोजन गैस द्वारा। आपको याद रखना है कि जो चिप्स की पैकेट होती है, ठीक है, उसके अंदर हम नाइट्रोजन गैस भरते हैं। नाइट्रोजन गैस क्या करता है कि हमारे पास ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करने देता, हमारा जो चिप्स का पैकेट होता है वो अच्छे से उसी टेस्ट में एकदम बढ़िया से पड़ा होता है। तो अगर आप क्वेश्चन आएगा कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है तो आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर हमारे पास शीतलन द्वारा। शीतलन मतलब फ्रिज का यूज़ करते हैं हम। फ्रिज का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, खाना जो होता है ठंडा रहता है। ठंडा रहने से क्या होगा, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन धीरे धीरे करता है और लंबे समय तक टिका रहता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक थे, जो आपके पूरे चैप्टर में इतने ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको कायदे से पूरा कंप्लीट करना है, इस वन शॉट को। एक एक टॉपिक को देखना है, समझना है। जो टॉपिक आपको ना समझ में आए हमें कमेंट करके बताइए, या फिर वीडियो को आप पीछे जाकर देख सकते हैं, आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही है और आपको इस चैप्टर से और कुछ नहीं पढ़ना है, इतने में आपका पूरा काम हो जाएगा। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक, कोई भी सवाल नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वन शॉट में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करते रहें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वन शॉट में, जो हमारे पास होगा अम्ल क्षार लवण। और हमने 1 से लेकर 5 तक मैथ का भी वन शॉट कंप्लीट कर दिया है, तो आप जाके उसको चैनल पे देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।